हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं लैंडमार्क अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि CCSU LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इस्टेब्लिश्ड एज अ सेपरेट बॉडी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को इस्टेब्लिश किया गया था। मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 89th अमेंडमेंट एक्ट से पहले एक ही बॉडी थी, एक ही नेशनल कमीशन था, लेकिन इनके बीच में बाइफर्केशन किया गया एंड आर्टिकल 338A को इंसर्ट किया गया 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। Which amendment made it a fundamental duty of parents to provide education opportunities to their children aged 6 to 14 years? मतलब कौन सा ऐसा अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई थी पेरेंट्स के ऊपर कि उनको 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेंगी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ही RTE एक्ट को लाया गया था एंड 21A में इंसर्ट किया गया था। मतलब फंडामेंटल राइट्स के अंडर में इंक्लूड किया गया था, 21A इंसर्ट किया गया था एंड गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई थी कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। एंड यही हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी, जो कि पेरेंट्स के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी क्रिएट करती थी। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। कौन से अमेंडमेंट पे वोटिंग एज को रिड्यूस करके 21 साल से 18 साल कर दिया गया था? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। इसमें क्या हुआ था कि जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है उसका स्कोप एक्सपेंड कर दिया गया था, मॉडिफाई किया गया था आर्टिकल 326 को। विच अमेंडमेंट इस्टेब्लिश द ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? किस अमेंडमेंट के थ्रू ग्राम सभा को इस्टेब्लिश किया गया था पंचायती राज सिस्टम के फाउंडेशन की तरह? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। एंड पार्ट 9th को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, साथ ही साथ 11th शेड्यूल को इंसर्ट किया गया था, जिसमें कि आर्टिकल 243 से लेके 243O तक इंसर्ट किया गया था आर्टिकल में। हम थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से समझते हैं कि आखिर में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आए थे। सो दोनों ही 1992 में आए थे, जिनको ट्विन अमेंडमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड दोनों ही 1993 में इम्प्लीमेंट हुए थे। सो फ्रेंड्स, ये स्लाइड्स मैंने आपके लिए रिवीजन पर्पस के लिए ऐड की थी, बाकी कोई इनका मतलब ऐसा काम नहीं था। सो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कन्फर्ड स्टेटहुड टू गोवा एंड फॉर्म अ न्यू यूनियन टेरिटरी कंप्राइजिंग दमन एंड दीव? मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू स्टेटहुड मिला था गोवा को एंड फॉर्म हुई थी यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव? सो 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के थ्रू गोवा को सेपरेट किया गया था यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव से, एंड गोवा 25th स्टेट बन गया था इंडिया का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1955 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जो कि एक हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहा है। साथ ही साथ इस अमेंडमेंट के थ्रू ही 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, जिससे कि लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट किया जा सके जुडिशियल रिव्यू से। एंड जो जमींदार, जितने भी जमींदार थे, उनसे एक्सेसिव लैंड्स को लेके उनको दिया जा सके जिनको ज़रूरत है, नीडी पीपल्स को वो लैंड दी जाती थी। सो इसीलिए ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट एक हिस्टोरिकली वेरी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट रहा है। एसेंशियल लीगल इंसाइट्स, मतलब जो राइट्स रिजर्व हैं एक्सक्लूसिवली फॉर सिटीजन्स के लिए। ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि ओनली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होते हैं? सो सबसे पहला हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल
15 जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। एंड आर्टिकल 16 ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम प्रोवाइड करता है स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। एंड आर्टिकल 29 जो कि बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की। एंड आर्टिकल 30 जो कि बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो ये कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। ओके, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड पुडुचेरी फॉर्मरली जो कि पहले पौंडीचेरी के नाम से जानी जाती थी, उसको यूनियन टेरिटरी में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया था? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1962 में हुआ था। सो इसके थ्रू पौंडीचेरी को पुडुचेरी बनाया गया था, नेम चेंज करके उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया था। एंड करंटली हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। By which amendment were the words socialist, secular and integrity added to the preamble of the Indian Constitution? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी 3 वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड किया गया था? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी 3 वर्ड्स को इंसर्ट किया गया था प्रियम्बल में। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इन विच ईयर वॉज द लैंडमार्क अमेंडमेंट टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 पास बाय द लोकसभा? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को पास किया गया था लोकसभा के थ्रू? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2019 में। एंड RTI एक्ट 2005 ओरिजिनली फोर्स में आया था 2005 में, लेकिन जुलाई 2019 में लोकसभा ने अमेंडमेंट किया था। किस चीज़ के रिगार्डिंग किया था? ऑल्टर किए थे रूल्स रिगार्डिंग द टेन्योर एंड सैलरीज। टेन्योर एंड सैलरीज किसकी? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। ठीक है, इसको याद रखना। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन? ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs की ग्राउंड्स के बारे में बात करता है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू हमारा 10th शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसको आप याद रखना। सो फ्रेंड्स, इसमें ना आपको प्रोसीजरल क्लैरिटी मिल जाएगी। इस स्लाइड को पढ़ के आप थोड़ा सा इसको पढ़ना टाइम निकाल के, ये आपकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा कि कौन डिसाइड करता है लेजिस्लेटर्स जो होते हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन। सो MP एंड MLAs का डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किस टाइप से होता है एंड 10th शेड्यूल के थ्रू किस टाइप से होता है, तो इसमें ये सब एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। आप इनको रिवीजन के पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि 10th शेड्यूल में क्या है, अगर मतलब डिफेक्शन का मतलब होता है चेंजिंग पार्टीज़, दल बदल कर लेती है ना, तो उसमें डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा है या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रूट के थ्रू देखते हैं तो ग्राउंड जो है जनरल ग्राउंड देखें, जैसे कि किसी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रखा है या फिर अनसाउंड माइंड है, सो इसकी डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बाइंडिंग ओपिनियन फॉलो करनी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368 में बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, एंड यहाँ पर ना पहले से कोई रिकमेंडेशन की नीड नहीं होती है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की कोई नीड नहीं होती, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बाउंड है मतलब एसेंट देने के लिए, अगर लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से मेजोरिटी में कोई बिल पास हो गया है तो उस पर एसेंट देनी होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ओके,
Which constitutional amendment paved the way for the introduction of goods and services tax? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, जो कि इन्फोर्स में आया था 1 जुलाई 2017 में। एंड इसी के थ्रू जीएसटी काउंसिल को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस्टेब्लिश किया गया था अंडर आर्टिकल 279A। Which amendment extended the reservation of seats for SC and ST in Parliament till 2030 and simultaneously abolished the nomination of Anglo-Indians? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू रिजर्वेशन को 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है SC एंड ST का पार्लियामेंट की सीट्स में, साथ ही साथ अबोलिश कर दिया गया है एंग्लो इंडियंस के नॉमिनेशन को? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें जितने भी एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन होते थे उनको अबोलिश कर दिया गया है, साथ ही साथ SC एंड ST के रिजर्वेशन को, पॉलिटिकल रिजर्वेशन को 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडिड द सिंधी लैंग्वेज टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 8th शेड्यूल में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में ऐड किया गया था सिंधी लैंग्वेज को। जो हमारी सिंधी लैंग्वेज थी ना, वो 15 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बनी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। Which group of languages was added to the 8th schedule by the 71st Constitutional Amendment Act of 1992? 1992 में हुआ था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सो हमारे 8th शेड्यूल में कितनी ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। KMN करके आप याद रखिएगा। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पहले हमारी 15 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, लेकिन कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली जब ये KMN तीनों को ऐड किया गया था ना, उसके बाद से हमारी 18 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई थी। ठीक है, द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 एडिड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेजेस टू द 8th शेड्यूल? पता है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में तो हमारी कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। 21st में हमारी सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था, लेकिन 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में कितने ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ये 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था BDMS। सो 2003 के अमेंडमेंट से जो है हमारा 8th शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, BDMS। फिर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो थी वो 22 हो गई थी। करंट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर 22। ये हमारा 8th शेड्यूल की जर्नी रही है 22 लैंग्वेजेस को लेके। सबसे पहले तो हमारी 14 ओरिजिनल नेचुरल लैंग्वेजेस थी, जो कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल बना था 1950 में, तब हमारी ओनली 14 लैंग्वेजेस थी ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया, फिर हमारी 15 लैंग्वेजेस हो गई थी। फिर आता है हमारा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें कि 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, KMN, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। फिर हमारी 18 लैंग्वेजेस हो गई थी। फिर आता है हमारा 2003 का 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। अब हमारी करंट स्टेटस 22 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारी। ठीक है, सो ये एक 8th शेड्यूल का जर्नी रही है कि किस तरीके से अमेंडमेंट हुआ है इसके अंदर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।